इस मुल्क में काम कर रही है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, इस नारे के साथ कर्नाटक में कौमी तंजीम की सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। 17 जुलाई 2022 बरोज इतवार बेंगलुरु में कौमी तंजीम का एक अहम इजलास मुनक़द हुआ। साबिक मरकजी वजीर, कांग्रेस के सीनियर लीडर, कौमी तंजीम के सदर तारिक अनवर की बेंगलुरु आमद पर यह खुसूसी इजलास मुनक़द किया गया। इसी तरह कर्नाटक कानून साज काउंसिल के अपोजिशन लीडर बीके हरिप्रसाद ने इस अहम इजलास में शिरकत की। कौमी तंजीम कर्नाटक के सदर वाई सईद अहमद ने तंजीम के अगराज व मकासिद और मुस्तकबिल के मंसूबों पर रोशनी डाली। कौमी तंजीम के नेशनल प्रेसिडेंट तारिक अनवर ने तहरीके आजादी से लेकर अब तक के सियासी व समाजी हालात पर गुफ्तगू की। आदमी अपना होश हवास खो देता है, मजहबी जरूर होता है, क्योंकि हम सब ज्यादातर हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं किसी न किसी अकीदे को मानते हैं, किसी मजहब को मानते हैं। तारिक अनवर ने कौमी यकजहती, भाईचारे, फिरकावाराना हमआहंगी और सेक्युलरिज्म को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर बीके हरिप्रसाद ने कहा कि मुल्क को नफरत की आग से बचाने की जरूरत है। बाबा ए कौम महात्मा गांधी जी के नजरियात के साथ मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो। जान थोड़ी सब दुआ है, आसमान थोड़ी है। और आगे बोलते हो आज का मसनद जो है कल नहीं होगी, आज का मसनद जो है कल नहीं होंगे। सब किराएदार हैं, जहाती मकान थोड़ी है। और आगे जाके बोलता है सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी का बाप का थोड़ी हिंदुस्तान है। साथ है जब तारिक साहब है तो एक बहुत बड़ा उम्मीद के साथ हम लोग को आगे ले जाना है। इस प्रोग्राम में कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के बाद तारिक अनवर और दीगर ने मीडिया से खिताब किया। पेश है जुनूबी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, देखिए, ऑल इंडिया कौमी तंजीम पहले से कर्नाटक में काम कर रही थी, लेकिन ये सही है कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ सालों से जो जिस तेज़ी के साथ या जिस गति के साथ काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। और इसीलिए अब सईद अहमद साहब को ऑल इंडिया कौमी तंजीम ने ये जिम्मेदारी दी है कि वो कर्नाटक में फिर से एक बार कौमी तंजीम को उसमें नई रूह फूंकने का काम करें और नए सिरे से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, तंजीम को खड़ा करने का काम करें। आज उसी सिलसिले में एक नशिस्त उन्होंने बुलाई थी जिसमें कर्नाटक के अलग अलग ज़िलों से लोग आए थे और वो बहुत सारे लोग जो पहले से कौमी तंजीम से जुड़े थे और उसके अलावा भी कुछ नए लोग भी आज उस पर शामिल हुए हैं। और हमने ये गुजारिश की है उन लोगों से कि हर ज़िले में और ज़िले के बाद तालुका में उससे भी नीचे जितने भी लोग हैं उनको जोड़ने का काम करें। और जो नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो का जो हमारा प्रोग्राम है, और अच्छी बात यह है कि कांग्रेस ने भी उस प्रोग्राम को अपने हाथ में लिया है, तो उस प्रोग्राम को पूरी दिलचस्पी लेकर उसको कामयाब बनाने का काम किया जाए, क्योंकि आज मुल्क की ज़रूरत है, मुल्क की सालमियत का सवाल है, मुल्क की एकता का सवाल है। और जिस तरह का माहौल
बिगाड़ने की कोशिश हो रही है एक ख़ास जमात के ज़रिए, और जिसको कह सकते हैं कि फ़िरका परस्ती का जहर पूरे समाज में घोलने की कोशिश हो रही है। ये बहुत ही ख़तरनाक है हमारे मुल्क के सालमियत के लिए। आज मुल्क के सामने बहुत सारे मसाइल हैं, गरीबी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, तालीम का मसला है, सेहत का मसला है, बहुत सारे मसले हैं। सर, क्योंकि रियासत को उजागर करने का क्या मतलब? नहीं, ये पहले से काम कर रही है। तो ऑल इंडिया तंजीम है, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और सोशल हारमोनी के लिए हम काम करते हैं और सालों भर काम करते हैं। इलेक्शन से इसका कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हमारा मकसद है कि मुल्क के अंदर कौमी एकजुहती को, कौमी एकता को मजबूत किया जाए। तो ये काम तो हमेशा चलेगा, चाहे इलेक्शन हो या ना हो। सर, आपने अपने बयान के दौरान बताया कि सियासत से अक़लियतों को अलग किया जा रहा है। कौन अलग कर रहा है? देखिए, ये बात कोई छिपी भी नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, ख़ास तौर पर 2014 से, तो आप देख रहे होंगे कि लगातार आज की तारीख़ में, ये हिंदुस्तान की तारीख़ में हम सोचते हैं कि ऐसा मौका पहले कभी नहीं आया होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी जो हुकूमत में है, उस पार्टी से एक एमपी ना लोकसभा में है, ना एक एमपी राज्यसभा में है, ना असेंबलियों में है। वो अपनी पार्टी से एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर ये कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास। तो ये जो नारा है ये इतना खोखला है, ये जाहिर होता है जब हकीकत में हम उसको देखते हैं, जब उस ज़मीन पर उसको देखते हैं। सर, वाज़ेह तरीन जो है भारतीय जनता पार्टी अक़लियतों की मुखालिफ आप बता रहे हैं और लोग जो है इसको मान भी रहे हैं, फिर उनसे मुतालबा कैसा? तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस सियासी जमात अक़लियतों की लीडरशिप को आगे बढ़ा रही है या कम कर रही है? नहीं, देखिए हमारा ये कभी मानना नहीं, और आज भी हम इस बात को नहीं मानते हैं कि अक़लियत की कोई अलग से लीडरशिप हो, अलग से उनकी एक जमात हो। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की जो सेकुलर ताकतें हैं उनको मजबूत किया जाए। और आज अच्छी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ तमाम सेकुलर पार्टियां वो एक साथ आने की कोशिश कर रही हैं, और इसमें हमको कौमी तंजीम को जो भी मदद हो सकती है हम उनकी मदद करेंगे। जब मुल्क के अंदर जब फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर अगर इलेक्शन होगा तो जाहिर है मुसलमान अक़लियत में है, तो वो कभी चुनाव नहीं जीत सकते। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले जो इस मुल्क का जो माहौल था वो एक जो कहा जाए कि कॉम्युनल हारमोनी में था। सब लोग एक दूसरे के ऊपर यकीन और भरोसा करते थे, वोट डालते थे। उसमें उसकी बुनियाद, वोट की बुनियाद मज़हब नहीं हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस मुल्क को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की है, और एक जिसको कहते हैं पोलराइजेशन, वो पोलराइजेशन का काम किया है। तो इसीलिए आज, और दूसरी तरफ ये कि भारतीय जनता पार्टी जो, जैसा मैंने कहा कि नारा तो कुछ और देती है, लेकिन सही मानों में वो ये कोशिश कर रही है कि मुल्क की सियासत से, मुल्क की मेन स्ट्रीम से मुसलमानों को ख़ास तौर पर अलग कर दिया जाए। क्योंकि आपने बताया कि 20% ही अगर मुस्लिम तबका है रियासत के अंदर, तो 20% के हिसाब से क्या आने वाले इंतखाबात में मुसलमानों को नुमाइंदगी का मौका मिला जाएगा? क्योंकि हार और जीत तो बाद में होती है, पहले तो इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है क्या? देखिए, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है सेकुलरिज्म को मजबूत करना। हमारा ये हरगिज़ मतलब नहीं। ठीक है, सभी जमातों को, सभी लोगों को नुमाइंदगी मिले, लेकिन सिर्फ हमारा ये मकसद नहीं। हमारा मकसद है कि इस मुल्क में सेकुलरिज्म मजबूत हो, सेकुलर मिजाज के लोग जीत कर आएँ और इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म को मजबूत करें। ये हमारा मकसद है। नहीं, हमने बहुत जगह अलायंस किया है। जहाँ अलायंस की ज़रूरत है, जहाँ हम महसूस करते हैं, अब जैसे बिहार का ही एग्जाम्पल देते हैं आपको। बिहार में हमारा अलायंस है, महाराष्ट्र में भी अलायंस था, उसको मिलकर हमने हुकूमत चलाई। अभी झारखंड में हमारा अलायंस है जेएमएम के साथ। तो ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ हम महसूस किया है हमने उनके साथ अलायंस किया है कांग्रेस पार्टी ने, और आगे भी हम करेंगे। हमारा मकसद है कि तमाम सेकुलर जमातों को एक जगह इकट्ठा किया जाए
लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ नहीं हो पाता है। उसके कई वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे अलायंस नहीं होते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कभी भी हमने, जब भी हमको मौका मिला, हमने कोशिश की है कि रियासती तौर पर उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ भी हम लोगों ने जब हुकूमत बनाई थी जनता दल एस के साथ हुई थी। अब जनता दल एस का जो रहा है रवैया, वो आप सभी लोग जानते हैं कि वो कभी तो वो भारतीय जनता पार्टी से बात करते हैं, कभी और कुछ करते हैं। तो ये इसकी वजह से हमको ये देखना है कि आगे ऐसा ना हो कि हमारी मदद से कोई जीत कर आए और फिर वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करे, तो फिर तो हमारा मकसद फौत कर जाता है। पुरानी तंजीम नहीं है, कौमी तंजीम हमेशा आज़ादी की लड़ाई से पहले भी ये संगठन काम करते चले आए हैं। अब काशदौर तारिक साहब ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी होने के बाद उसको और थोड़ा तेज़ी से इस देश में बढ़ाने के लिए एक कोशिश है, ये स्वागत है, क्योंकि कौमी तंजीम का जो ज़रूरी फ़िलहाल इस वक्त में बहुत ज़रूरी है, इसलिए तारिक साहब ने उसका लीडरशिप लिया है, अच्छी तरह होगा। सर, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो इस बैनर की तरह ये प्रोग्राम हो रहा है, तो क्या मैसेज है? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। देश में फिलहाल 2014 में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद जो भी माहौल ये लोग खड़ा किया है इस देश में, नफरत का माहौल, उसको हमको रोकना है। इस देश में महात्मा गांधी का देश है, इधर कहीं नफरत के लिए जगह नहीं है, झूठ के लिए जगह नहीं है। पूरा जान दिया है महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के लिए, उसको लेके आके हम लोग आगे बढ़ना है। बीबीएमपी इलेक्शन चुनाव अलग है। सियासत में सियासत क्या होता है? सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं होता है, लोगों के लिए, लोगों को भलाई के लिए जो काम करना है उसके लिए हमको आगे बढ़ना है। उसके तहत जो अच्छे सोच है वो कौमी तंजीम में आएगा, तो अच्छे सोच के साथ लोगों का अच्छा काम करने के लिए हमको आगे बढ़ना है। जैसे कि आपने बताया कि 2014 से नफरत का बाजार गर्म है, लेकिन 2014 से लेकर 22 तक जो है तंजीम खामोश रही। इस वक्त उभर कर सामने आने नहीं, खामोश नहीं था। हर जगह में मैं पूरा देश का 19 राज्यों में प्रभारी रहा, हर स्टेट में लोग काम करते रहा, खामोशी से काम करते रहा। अभी फिलहाल थोड़ा जम के बाहर निकल के काम कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग संगठन बाहर आ गया है। वो नफरत से वो भी काम करने से कुछ काम नहीं चलेगा। नफरत को नफरत से ही नहीं मिटा सकता है, नफरत को प्यार और मोहब्बत से मिटाना है। इसलिए कौमी तंजीम का जो वसूल है उसके तहत ठीक होगा। ये एक नारा है जो कौमी तंजीम शुरू से भी बहुत सालों से भी ये नारा लेकर के चली है, और इसी नारे को भारत नफरत छोड़ो भारत जोड़ो को नारा लेकर के मैं भी सारे कर्नाटक में दौरा करूंगा। और कर्नाटक में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सियासत में हिस्सा नहीं लेते, मगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और इन्हीं ऐसे लोगों की भी हम सपोर्ट लेंगे। और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मिसाल के तौर पे प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, और सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले हैं, ऐसे लोग भी सिर्फ इलेक्शन तक आते हैं, इलेक्शन को वोट डालना, दिल में आया वोट डालेंगे, नहीं तो घर में बैठ जाएंगे। ऐसे लोगों को भी इकट्ठा करेंगे, और तारिक साहब की लीडरशिप के अंदर हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के कमिटीज़ बनाएंगे। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पढ़े लिखे नौजवानों को भी साथ में लेने की कोशिश करेंगे। और ये आज ये बहुत ज़रूरी है कि नौजवानों को आगे ला करके हम काम करना चाहेंगे। इसमें नुमाइंदगी एक अहम मसला है कि मरकजी सतह पर हो या रियासती सतह पर हो, असम्बलियों में, पार्लियामेंट में नुमाइंदगी रख रही है, तारिक साहब ने भी बताया। तो इस सिलसिले में क्या आपकी कोशिश रहेगी? देखिए, ये पार्टियों का मामला है, कौमी तंजीम का इसमें किसी भी किस्म का दखल नहीं होता। और हम इतनी कोशिश ज़रूर करते हैं, जैसा कि तारिक साहब की भी कोशिश रही, सारे हिंदुस्तान में कौमी तंजीम में काम करने वाले उभर के लीडर बन चुके हैं बहुत सी जगह पे, और हमारी भी यही कोशिश रहेगी। और मैं खुद हूँ कौमी तंजीम में शुरू से साथ के साथ था, यहाँ हमको भी लीडरशिप करने का मौका मिला, 2 इलेक्शन लड़ा, MP की सीट मिली थी, अब पार्टी में काम कर रहा हूँ। और इसी तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम चुन करके उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे, और आगे बढ़ के जाना उनके हाथों में है। पार्टी और रहने की वजह से ऐसा हालात पैदा हुए, ये मैं नहीं बोल सकता। वो नहीं हो रही
रही है, कम हो रही है? ये मैं नहीं बोल जब सकता। तक एक्टिव थे तो वो लीडर्स पैदा हो रहे हैं। इसका जवाब ये मैं नहीं दे सकता इसका। मैं आपको जवाब काम करके दिखाऊंगा उसका। शुक्रिया सर। शुक्रिया। तो सैयद साहब से पूछा कहाँ है तारिक साहब, मैंने इधर आ रहा है, इधर आ जाइए करके 11:30 बजे बुलाने, मेरे को 12 बजे मीटिंग में जाना था, मैं थोड़ा AICC में सेक्रेटरी बना है, 2 बार एमपी हो चुके हैं, सेवादल के सदस्य रह चुके हैं, मुझे इंडियन यूथ कांग्रेस में ऑफिस में बनना है, तो मुझे ऐसे ही बात करनी कभी कभी क्या क्या इसका मतलब क्या है, तो क्या करो समझाओ मिल गया ऐसा आगे बढ़ गया, तो सीधे मुझे साथ में लेकर अबुधाबी जी से बोला कि कुछ स्टेट में ली है PCC में, दूसरा तो PCC का आइंदा भी नहीं बोलूंगा, जब PCC में आया वहां से हमारा आगे मामला बढ़ रहा है, तो ये क्रिएट्स लीडर, तो इनमें ये खासियत है तारिक साहब है, और मुझे मीटिंग ताकीद की थी कि सिर्फ ऐसे लोग होगा जो बैठ करके हम लोगों की बात सुन सके, समझ सके, उसको अमल भी कर सके, तंजीम को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे लोगों को मैंने यहाँ पर इन्वाइट किया है, और दूसरा लोगों का तेजी से शुक्रिया अदा करते हुए हमें तो शुक्रिया अदा करते हुए सबसे पहले मैं अभी दरख्वास्त करूंगा कि जनाब BK साहब कहते हैं BK प्रसाद साहब को ऐसा कोई स्टेट या कोई ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जाने, और यूथ कांग्रेस में भी हम लोग ज्यादा काम कर चुके हैं। तारिक साहब भी यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी एक तरीके से उसको गलत उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी बदनामी भी हो रही है दुनिया में, और हमारे मुल्क के अंदर उसका जो माहौल बन रहा है हम देख रहे हैं, और ये तमाम चीजों को सोचने की जरूरत है। हमारे मुल्क के सामने बहुत सारे मसाइल आज हम देख रहे हैं, हमारी इक़्तिसादी हालत, हमारी हालत उनकी बहुत ही ये ऐसी ताकत से है, एक ऐसे साम्राज्य से है जिसको दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है। लेकिन ये गांधी जी की शख्सियत थी, उन्होंने सब लोगों को एकजुट किया, तमाम कौमों को साथ लाया, और जंग आजादी लड़ाई में हम सब लोगों को उन्होंने उसका जायज इस्तेमाल किया। आज आजादी को 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन एक बार फिर एक ऐसा दौर आया है जब मुल्क के अंदर एक जो फुरकावाराना माहौल है वो बिगड़ता चला जा रहा है, जिसको बनाने में बहुत मेहनत हुई, बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है, जैसे कहा जाए। तो 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, आप सोच सकते हैं कि उस वक्त इस मुल्क का क्या माहौल रहा। एक तरफ मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तान बन रहा था, और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान था वहां की जो फिरकापरस्त ताकतें थी, उनकी एक कोशिश थी कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू मुल्क बने। लेकिन उस वक्त के जो रहनुमा थे, जो हमारे आजादी की रहनुमाई कर रहे थे, वो उस माहौल से एक प्रकार से जंग लड़े और लोगों को समझाने में कामयाब हुए कि हिंदुस्तान किसी भी मजहब की बुनियाद पर कायम नहीं होगा। इसके आईन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसका संविधान एक सेकुलर मुल्क होगा, एक डेमोक्रेटिक मुल्क होगा, ऐसा मुल्क होगा जिसमें सबों को बराबरी का हक मिले,
ये कोई मामूली बात नहीं थी उस वक्त। जैसा मैंने कहा कि उस वक्त लोगों का गुस्सा, लोगों की रंजिश, लोग पाकिस्तान बनने के बाद जो मुल्क का माहौल था, हजारों नहीं लाखों लोगों ने उसके लिए कुर्बानियां दी, तो तमाम जो हालात थे उस हालात में लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, एक ऐसा मुल्क बनाना जिसकी बुनियाद सेकुलरिज्म पर हो, जिसकी बुनियाद जमहूरियत पर हो, जिसकी बुनियाद भाईचारे में हो, सर्वधर्म समभाव पर हो, ये बहुत मुश्किल था। हम सोच नहीं सकते, उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते उस वक्त के हालात रहे। उसमें से बहुत सारे लोग सोचने पैदा भी नहीं। तो ये हालात थे। उस हालात में उन लोगों ने एक सेकुलर मुल्क में विरासत में दिया। आज वो विरासत खतरे है। एक बार तो इस मुल्क के अंदर जो फिरका परस्त हैं वो सर उठाए और उनका मकसद यही है मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तान का आइन बने और एक खास मजहब को आगे बढ़ाया जाए या उसका डोमिनेशन हो, उसका वो हावी हो। लेकिन जो हम लोग इस मुल्क के अंदर जो बड़ी तादाद हो कहेंगे कि वो ये है कि इस मुल्क को लोग सेकुलर मुल्क की शक्ल में देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो गांधी जी ने जो तस्वीर देखी थी, जो ख्वाब देखा था, उसी रास्ते पर लोग आगे बढ़े। लेकिन 2014 के बाद जब से इस मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से लगातार ये कोशिश जारी है और एक तरह से मुल्क को मजहब की बुनियाद पर एक बार फिर बांटने की कोशिश होती है। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त भी लोगों ने इसकी मुखालफत की थी, यहाँ के मुसलमानों ने इसकी मुखालफत की थी। मौलाना आजाद जैसे लोग आगे बढ़कर उन्होंने कहा था कि इस पाकिस्तान का कोई उसका मुस्तकबिल नहीं है, मजहब की बुनियाद पर अगर कोई मुल्क बनता है तो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। और वो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि एक मजहब के मानने वाले लोग, एक किताब के मानने वाले लोग, एक कुरान के मानने वाले लोग, वो एक साथ नहीं रह सकते। और पाकिस्तान चंद ही सालों में उसके दो हिस्से हो गए, दो टुकड़े हो गए। तो ये बात भी साबित हो गई कि जो उस समय हमारे बुजुर्गों ने जो बात कही थी, जो भविष्यवाणी की थी, वो सही साबित हुई और पाकिस्तान एक नहीं रह सका, एक ही मजहब के लोग। उसी तरह से आज भी एक कोशिश हो रही है कि एक मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की आइन को बदला जाए, हिंदुस्तान के जो उसकी बुनियाद है उसको बदला जाए, ये कोशिश हो रही है। तो अब दो तरह बातें, या तो हम तमाशाई बने रहे, तमाशाई बनकर देखते रहे क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर खामोशी से, और एक ये तरीका हो सकता है कि जो इस मुल्क के अंदर कौमी एकजुटती चाहते हैं, जो धर्म निरपेक्षता चाहते हैं, जो भाईचारगी चाहते हैं, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर मजहब को लेकर चलना चाहते हैं, हर मजहब की भलाई चाहते हैं, उनके साथ हम भी कदम से कदम मिलाकर चले। तो कौमी तंजीम का यही मकसद था बनाने के पीछे कि हम खास तौर पर जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, क्योंकि हम भी बहुत जल्दी जज्बात में आ जाते हैं, अपना होश और आवाज गवा देते हैं,
हमारी सोच एक तरह से खत्म हो जाती है। लेकिन ये हकीकत है कि हमें हर तरह से होशमंदी का सबूत देना है। होशमंदी, दानिशमंदी, ये सारी चीजें जो है इसी ये है कि हम कोई ऐसा काम, कोई ऐसा कदम नहीं उठाएं जो जज्बात में आकर आने वाले दिनों में वो इस मुल्क के लिए या हमारे लिए मुसीबत है। हमारे अंदर भी कुछ लोग ऐसे जो मजहबी जुनून पैदा करना चाहते हैं, उसका सियासी फायदा उठाना चाहते हैं, मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि ये गलत है। कौमी तंजीम ये समझती है कि ये गलत है। हमें, क्योंकि हमारा खासतौर पर जो स्कूल के अंदर अक़लियत है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, ये सारे लोगों का मुस्तक़बिल इस बात पर मुनसर करता है कि यहाँ सेकुलर ताकतें कितनी मजबूत है। अगर सेकुलर ताकतें कमजोर होती हैं तो यकीनन हमारा वजूद खतरे में। तो इसलिए हमको सेकुलर ताकतों के साथ जाना है, उनको मजबूत करना है, उनको साथ लेकर चलना है, तभी हम जाकर इस मुल्क को बचा सकते हैं, इस मुल्क की साजियत बचा सकते हैं। भारत लोगों के बारे में भी सही साहब ने बताया कि ये जो प्रोग्राम हमारा है, ये पिछले हमको लगता है कि 50 साल से हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई और मुल्क के अंदर एक नफरत और घृणा की राजनीति या सियासत शुरू हुई, तो हम लोगों को लगा कि कौमी तंजीम के बैनर में इसकी मुखालफत की जाए, जो भी हमारी ताकत है, जो भी हमारी सलाहियत है। क्योंकि अकेले कोई भी जमायत अगर ये चाहे कि हम इस मुल्क की सालियत को बचा लें, इस मुल्क के अंदर सेकुलर को बचा लें, तो मुमकिन नहीं। जिसकी जो हैसियत है, उस हैसियत का इस्तेमाल करते हुए इस काम को हमको आगे बढ़ाना है। इस मुल्क में काम कर रही है, जो कौमी एकजुटता के लिए काम कर रही है, कौमी एकता के लिए काम कर रही है, मुल्क की सालियत के लिए काम कर रही है, तो उनके साथ हम भी कदम से कदम मिलाए, उनको अपने साथ जोड़े। और आज की जो जरूरत है, क्योंकि फिरका परस्ती एक ऐसा जहर है, आप सब इससे वाकिफ हैं, जो एक बार हमारे जिस्म में शामिल हो जाता है, हमारे खून में शामिल हो जाता है, तो फिर वो क्या शक्ल सूरत इख्तियार करेगा ये कहना मुश्किल, क्योंकि एक जुनून है। आदमी अपना होश हवास खो देता है, मजहबी जुनून होता है। क्योंकि हम सब ज्यादातर हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, किसी न किसी अकीदे को मानते हैं, किसी मजहब को मानते हैं, किसी आस्था पर उनका यकीन और भरोसा है। तो जब उनको लगता है कि हमारा मजहब खतरे में, हमारा अकीदा खतरे में, तो लोग जान देने को तैयार। तो आज उसी जुनून को पैदा करने की कोशिश हुई है। उनको ये गलत तारीख बताई जा रही है, उनको गलत वाकयात बताए जा रहे हैं, ताकि उनके जज्बात को कैसे ऊपर उठाए और कैसे उसका सियासी फायदा उठाए। मुझे इंडियन यूथ कांग्रेस में ऑफिस में रोल करना है, तो मुझे ऐसे ही बात करनी कभी कभी क्या क्या इसका चुनाव क्या है, तो क्या करो समझाओ, मिल गया आगे बढ़ गया, तो सीधे मुझे साथ में लेकर गुजारी जी से बोला कि उस स्टेट में लीड है पीसीसी में, उस वक्त तो पीसीसी का आइंदा भी नहीं बोलूंगा। जब पीसीसी में आया वहां से हमारा आगे मामला बढ़ रहा है,